Hello everyone. I Ashwini Kumar welcomes you all as well as invites you all on this very platform, the Ashwini classes, whose basic theme and motto is to conceptualize your concepts. On this very platform, you will get to learn the concepts of many subjects like history, geography, economics, polity, science, mathematics, etc., which will ultimately help you in cracking different exams. नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को आमंत्रित करता हूं मेरे इस YouTube चैनल दी अश्विनी क्लासेस के मंच पर, जिसका कि मूल मंत्र है कॉन्सेप्ट्स को और कॉन्सेप्चुअलाइज कराना, यानी कॉन्सेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स। इस मंच पर आपको बहुत सारे विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान इत्यादि विषयों के अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी, जो कि आपका अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आपका चयन सुनिश्चित करवाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। धन्यवाद। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विद द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हम लोग कक्षा की शुरुआत अर्थशास्त्र विषय से करते हैं। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट डज दिस टर्म इकोनॉमी मींस। एक्चुअली इकोनॉमी इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इको एंड सेकेंड नोमोस। Now let us understand what does these two words separately means. Ego means home and nomos means accounts, यानी घर और खाता। तो home can be of many things like individuals, group, firm, companies, state, country, वर्ल्ड ऑब्लिक अर्थ। अब हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल तो खैर चलो होम में आ गया, घर में। ये ग्रुप, स्टेट और कंट्रीज ये कैसे होम की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट फैमिलीज हैं जहां 10 से 15, 20, 50 जो भी हो फैमिली मेंबर्स एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं। तो वो घर क्या हो गया, उन लोगों के लिए जो है एक वो प्लेस क्या हो गया, उन लोगों के लिए घर हो गया। फर्म और कंपनीज कैसे आ गए घर में या होम के कैटेगरी में। अब देखो एक्चुअली जो वर्ड है होम, होम इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द प्लेसेस वेयर वी लिव, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द प्लेसेस वेयर वी स्पेंड टाइम्स। ठीक है। अब जैसे कंपनीज जहां हम लोग काम करते हैं, वी एक्चुअली इन्वेस्ट आवर 9 to 10 hours there, spend our times there. So we can say that those offices और companies are our second homes. ठीक है। वो ऑफिस जो है, वो कंपनी जहां हम लोग काम करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, दूसरा घर हो गया, क्योंकि वहां पे हम लोग अपने दिन का 9 से 10 घंटा वहां समय देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, कंपनीज और फर्म ये भी किस में आ गए, होम के कैटेगरी में आ गए। तो अब बोलोगे आपको चलो ठीक है, फर्म, कंपनीज, इंडिविजुअल तो होम के कैटेगरी में आ गए, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड ये सब कैसे होम के कैटेगरी में आए। तो अब आप ऐसे समझो इन चीजों को कि जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, जैसे संथाल हो गया, वो हो गया, मुंडास हो गए, जो बिहार झारखंड में पाए जाते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट बिहार एंड झारखंड बोथ, बिहार एंड झारखंड इज द होमलैंड टू ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक बिरसा, मुंडा, संथाल एंड होज। तो ये भी इस कैटेगरीज में आ गए। अब कंट्री, अब जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया इज होम टू मेनी एथनिक कम्युनिटीज। भारत जो वो बहुत सारे मान्यताओं को मानने वाले यानी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला देश है। ठीक है। उसी तरह वर्ल्ड और या अर्थ लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं दिस अर्थ इज होम टू होमोसेपियंस, यानी मनुष्यों का घर कौन सा है, अर्थ। ठीक।
अब आ जाओ अकाउंट्स पे आते हैं, खाता पे। तो अब इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर है, हमारा अकाउंट होगा किसी बैंक या जहां भी हो तो इंडिविजुअल का अकाउंट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ पीपल यानी ग्रुप में, जैसे कि आप लोग का बचपन में अकाउंट होता होगा जब आप माइनर थे, तो सेविंग्स अकाउंट जो भी बैंक में खुलवाते थे अपने पापा या मम्मी के नाम पे, मतलब साथ में अकाउंट खुलवाते थे, तो वो आपका ग्रुप और ये ग्रुप ऑफ पीपल्स में आ गए। हर एक कंपनीज का अलग अकाउंट होता है, उसी तरह हर एक स्टेट का अलग अकाउंट होता है, हर एक कंट्री का अलग अकाउंट होता है, और टुगेदर एज अ वर्ल्ड अगर सभी कंट्री को जोड़ दे तो भी वो भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी बनता है। इसको तो हम लोग बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, पहले इन चीजों को समझ लें। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो लेमैन भाषा में क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ अकाउंट्स ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक, ग्रुप का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, स्टेट्स अकाउंट, कंट्रीज अकाउंट। कंट्रीज अकाउंट जैसे आईएमएफ ये सब में होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग अकाउंट होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इन लेमन टर्म कि इकोनॉमी इज अ subject where we study the accounts of different categories of home. Account of individual, it is associated with the study of accounts of individual, group firm companies, state countries, etc. ये सिर्फ समझने के लिए है। अभी इसका जो एक विस्तृत परिभाषा है, डेफिनेशन है, we will understand later after understanding many things, ताकि चीजों को हम समझे, यानी डेफिनेशंस जहां तक हो सकता है फैक्चुअल चीजों को अगर छोड़ दे तो जो समझने वाली चीजें उन्हें हम समझने की कोशिश करें। तो इकोनॉमी का भी जो डेफिनेशन है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट लेटर। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, बेस्ड ऑन दीज कैटेगरीज इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनके बेस्ड पे, इन कैटेगरीज के बेस पे इकोनॉमी क्या है, उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो को हम लोग हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। थोड़ा यह कक्षा हिंदी माध्यम वालों के लिए यूजफुल हो जाए, इसलिए थोड़ा हिंदी में भी नाम का व्याख्या कर दिया गया है, ठीक है। माइक्रो एज नेम सजेस्ट, माइक्रो मतलब स्मॉल चीजें, जैसे माइक्रोस्कोप हम लोग बचपन में पढ़ते थे, माइक्रोस्कोप से देखते थे, तो स्मॉल चीजें बहुत सूक्ष्म। तो सूक्ष्म वाला जो अकाउंट स्टडी का अकाउंट होगा वो कहां तक होगा, आप देखो इसे इसलिए बांटा गया है। इंडिविजुअल, ग्रुप फर्म्स, ये सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो में। और जब बहुत बड़े स्तर की बात होगी, जैसे स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, वर्ल्ड हो गया, तो ये सब किस में आएंगे, मैक्रो में आएंगे। तो अभी इनको फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जैसा कि नाम बता रहा है कि माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो इकोनॉमी हो गए। इन्हें, ये जो मैंने होम का कैटेगराइज यानी कैटेगरीज बताया था, इंडिविजुअल, ग्रुप्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा, जो भी हो, स्टेट और कंट्रीज, उनके बेस पे क्या हो गया, एक इकोनॉमी को दो भागों में विभक्त किया गया था, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रो को स्टडी ऑफ अकाउंट्स एट इंडिविजुअल लेवल्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, फर्म्स या कंपनीज, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो का स्टडी ऑफ अकाउंट्स ऑब्लिक इकोनॉमी
एज अ होल, यानी कि अगर सभी को स्टेट को या कंट्री एज अ होल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। अब आ जाओ माइक्रो इकोनॉमी, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो इसका फोकस कहां पे होगा? इट विल फोकस ऑन द इशूज, इट विल फोकस ऑन द issues that is associated with the by individual, firms, groups and companies. और इसका फोकस कहां होगा? फोकसेस ऑन द इश्यूज, या नेशनल कर दो, नेशनल इश्यूज, ठीक, चाहे वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी या स्टेट का जो भी हो, ठीक। अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल समझते हैं, क्या क्या हो सकता है इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोच के बताओ आप। जैसे हम इंडिविजुअल कहीं सेविंग करते हैं, ये क्या हो गया, मेरा इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो सेविंग्स जो भी हो गए, इनकम, आपका इनकम होगा तभी तो सेविंग होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? अब जैसे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जो भी आप बोलो, दोनों सेम आ जाएंगे। सेम ही आ जाएंगे, मतलब सेम नहीं है, दोनों सेम एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो में बेसिक मतलब बेसिक अंतर क्या हुआ? दीज टू टर्म्स आर ओनली रिलेटेड विद देयर नेम्स दैट इज एसोसिएटेड विद देम। मैक्रो में सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फर्म्स के साथ रहेंगे एसोसिएटेड, और मैक्रो क्या है? एज अ टुगेदर कंट्री एज अ होल, या वर्ल्ड एज अ होल, स्टेट एज अ होल, जो भी कर सकते हो आप, ठीक ना। अब मैक्रो से एक चीज और आया, who is the man who is credited with the term who is credited with the introduction of the term macroeconomics? कुछ फैक्चुअल चीजें भी देख लेते हैं। जॉन मेनार्ड, तो जॉन मेनार्ड किन्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ही इज द मैन हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, सॉरी माइक्रो इकोनॉमी। इन्होंने क्या कहा कि माइक्रो इकोनॉमी को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। तो जॉन मेनार्ड किन्स, याद रहेगा, जॉन मेनार्ड किन्स वाज द मैन हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, फैक्चुअल से कुछ और बातें। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी? फादर ऑफ इकोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में। अब आपको ये बताना है कि वो किताब क्या था जिसपे इनको जो है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अच्छा, इनका वो बुक का नाम प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, फॉर विच ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। वेल्थ करके कुछ है, बुक ऑफ वेल्थ। अब आप लोग लेकिन लिखते हैं, अब ज्यादा बताऊंगा तो वो पूरा आंसर ही हो जाएगा। चलो मैं इस टॉपिक पे था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो ऑल एज वी ऑल नो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, यानी कि तीनों एक ही नाम है, एक ही आदमी के नाम है। कौटिल्य या जिनको चाणक्य भी कहते हैं, या विष्णुगुप्त, उनका नाम एक विष्णुगुप्त भी था। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमी को पर्टिकुलरली अच्छे से डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए तीन चीजों को समझना आवश्यक है। क्या क्या? क्योंकि चीजों को समझना है, रटना नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से समझेंगे ताकि वी कैन डिफाइन दोज टर्म्स इन आवर लैंग्वेज, इन आवर ओन वर्ड्स। अब इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम तीन जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज है उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इकोनॉमिक प्रोसेसेस। इकोनॉमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? दूसरा, इकोनॉमिक एजेंट्स, और तीसरा, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और इन्हीं के बेस्ड, इन्हीं के मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो है हम लोग फाइनली जो है इकोनॉमी का डेफिनेशन जो है वाइंड अप करेंगे। चलो, तो इकोनॉमिक प्रोसेसेस में क्या क्या हो सकते हैं, खुद सोचो आप। क्या होगा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, और क्या हो सकता है? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रोसेसेस में आ गए। कैसे इकोनॉमिक प्रोसेसेस में आए? प्रोडक्शन, यानी कि जिसको उत्पादन बोलते हैं, कंजम्पशन उपभोग, सेविंग्स बचत, इन्वेस्टमेंट निवेश, ये सभी मिलेंगे तभी तो इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगा। इनको भी अच्छे से समझेंगे लेटर स्टेज पे, क्योंकि अभी सभी चीजों को एक साथ लेने लगेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक्स इन दिस क्लास ओनली. So we have to define the term economics. We have to understand the definition of the term economy in this class only. So we will understand these particular terminologies in the later classes. तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है तो क्या हो गया? कोई प्रोड्यूसर होगा तब तो प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन उसका करेगा। कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता? उपभोग कौन करेगा? जो उपभोक्ता होगा, यानी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। सेविंग्स, सेविंग्स बैंक में कौन करेगा? कहीं भी इंडिविजुअल्स करेंगे, स्टेट का भी सेविंग होगा, उसी तरीके कंट्री का होगा, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स का, जो भी हो। यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ले तो सेवर्स कर सकते हैं या इंडिविजुअल्स कर दें। सेवर्स में हम डाल देते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल, फर्म्स, कंपनीज, स्टेट, कंट्रीज। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर। निवेश कौन करेगा? जो निवेशक होगा, इन्वेस्टर्स। तो ये दो चीजें तो हम लोग समझ लिए। अब आ जाते हैं तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए, तो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी तीन चीजें हैं। क्या क्या? उन चीजों को समझते हैं।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अच्छा, इन चीजों को हम लोग डिटेल्स में विस्तार पूर्वक में आगे आगामी कक्षाओं में समझेंगे। अभी जहां तक पॉसिबल हो संक्षेप में मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे इस कक्षा में ही जो है इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उसको समझाकर वाइंड अप करना है इस क्लास को। तो उन चीजों को समझने के लिए एक ब्रॉड व्यू में मतलब क्या कर सकते हैं, संक्षेप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो है इकोनॉमी का डेफिनेशन या मतलब जो प्रॉपर तरीके से समझ सके। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये एक तरीके से क्या हो गया कि आपका पूरा का पूरा जो ये डेफिनेशन है, इसमें जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं वो एक पूरा का पूरा इकोनॉमी का थोड़ा झलक आपको दिखाएगा। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो भी बैंक्स है उनके पॉलिसीज या बाकी जो भी चीजें हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो गया, जैसे आरबीआई हो गए। आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पेंशन जो मिलते हैं बहुत लोगों को, सरकारी लोगों को, जो भी ओल्ड एज पेंशन जो भी हो, उनको कौन रेगुलेट करता है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहां भी ये जो टर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, देख लो आप, यहां भी जो ये आर है ये रेगुलेटरी में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। पॉलिसीज फ्रेमवर्क, पॉलिसी में मतलब किस टाइप का वो पॉलिसी है। तो पॉलिसी किस किस टाइप का हो सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी हो सकता है, यानी मनी से रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी हो सकता है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, इसे व्हाट डज दिस टर्म फिस्कल मींस, इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से बाद में समझेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फिस्कल क्या है कि किसी भी देश की जो सरकार होती है यानी गवर्नमेंट है, वहां जो है वो किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करती है और किस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर करती है, स्पेंड करती है उसको, वो सारे जो है फिस्कल पॉलिसीज में आते हैं, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी, जैसा कि नाम बता रहा आपको, व्यापार का पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल, ट्रेड। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में, एटसेट्रास कर देता हूं यहाँ, और भी कुछ होंगे, बहुत सारे आते हैं टर्मिनोलॉजीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आप बताओ जरा सोचो। बेसिक क्या हो गया, बेसिक तो हो गया जैसे रोड्स, रेलवेज, हाईवे, वाटरवेज, हाईवे सॉरी रोड में ही आ गया, वाटरवेज। और क्या क्या हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो भी हो सब उसमें आ गए, एक्सेट्रा डाल देता हूं। अच्छा, इसमें एक और डाल दो, इंपॉर्टेंट है आप, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी
यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होगा वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में आ जाए, जिनको कि गवर्न जनरली का है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ यानी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये आप समझ लो। अब आ जाओ इन तीनों के बेस पे, ये जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस है, इकोनॉमिक एजेंट्स और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये तीनों मिलकर एक इकोनॉमिक सिस्टम का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। कैसे, इसे समझते हैं, आइए। आप लोग पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का। I will not promise, but I will try to give notes on these subjects which I will take of which I will take lectures. क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करता हूँ, so I get very less time, but I will try my level best to provide you notes of the topics which I will cover in the lecture video. अब आ जाओ, देखो आप एक के जिस तरीके से मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, मैं 3 सर्कल बना रहा हूं, देख लो आप, 1 1 2 और 3, ठीक। अगर हम इस वाले सर्कल को, सर्कल ए को हम इकोनॉमिक प्रोसेसेस मान ले, इसको इकोनॉमिक एजेंट्स मान ले और इसको इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मान ले, तो ये जो एरिया है, ये तीनों कंबाइन होके जो आ रहा है, ये क्या करेगा, एक इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करेगा, या इकोनॉमिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट हुआ कैसे हुआ, अब देखो कैसे हुआ। अब देखो, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट्स है जो प्रोड्यूसर हो गए, अगर इनको प्रोड्यूसर मिल गया, ये प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनीज खुलेंगी, तो जाहिर सी बात है उनको रेगुलेट करने के लिए, यानी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी जैसे कि बहुत सारी कंपनीज वहाँ लेबर लॉ होता है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एक पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिलकर एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही सिस्टम क्या कर रहा है आपका, ये अगर मान लेते हैं हम एक पर्टिकुलर रीजन में ये हो रहा है, ये सारी चीजें अच्छे से हो रही है, तो ये क्या करेगा, अगर ये पॉपुलेशन है, रीजन मतलब रीजन में है तो पॉपुलेशन भी होगा, तो इट विल प्रोवाइड क्या, इट विल प्रोवाइड मटेरियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू किनको, इस रीजन में जो भी पॉपुलेशन रह रहे हैं, मतलब इस रीजन का मतलब, मेरे रीजन का पॉपुलेशन का मतलब, चाहे रीजन मतलब कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इट प्रोवाइड्स मटेरियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब आप देखो, सिर्फ इस चीज से, इस डायग्राम से आप इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो और इकोनॉमी को भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, अब आते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, ये एक डायनेमिक सिस्टम हो गया जो कि प्रोवाइड करता है मटेरियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू पॉपुलेशन लिविंग इन अ सर्टेन या पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, कंप्राइजिंग जो विच कंप्राइजेस इकोनॉमिक प्रोसेसेस, इकोनॉमिक एजेंट्स एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। इन तीनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो को एग्जिस्ट करेंगे, तो एक ये क्या करा, प्रोवाइड किया, वो बना एक इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मैं फिर से इसको मतलब डेफिनेशन को इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इकोनॉमिक सिस्टम, इट इज अ डायनेमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स मटेरियल मीन्स ऑफ livelihood to a population living in particular region, चाहे आप स्टेट कह लो, कंट्री कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, which includes all the economic processes मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, जो भी है,
ऑल द इकोनॉमिक्स एजेंट्स मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेवर्स, इन्वेस्टर्स, ऑल एंड ऑल द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स मतलब वो जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थे, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क थे, वो सब, ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम ऑल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिफिनेशन हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। मैं आशा करता हूं कि ये इकोनॉमिक सिस्टम का डिफिनेशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब रटने की चीज तो है ही नहीं। तो अब आप देख लो इकोनॉमी का भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस थिंग, दिस टर्मिनोलॉजीज। तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी सिस्टम क्या है, ये इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी वो तो इकोनॉमिक हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी मेरा क्या हो गया, तो यह एक ऐसा ब्रांच है सोशल साइंस का। एक्चुअली इट इज नॉट ओनली अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, एक्चुअली इट इज अ साइंस। समझने वाली अगर चीजें हैं, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जिनको समझना पड़ता है, तो सो वी कैन से दैट इट इज अ साइंस। लेकिन जैसा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच फोकसेस ऑन, क्या करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ क्या, सोचो, थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनली हम लोग वाइंड अप करते हैं इकोनॉमी के डेफिनेशन से। तो व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी it is a branch of social science which is associated with the प्रोडक्शन, जैसा कि आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजों को जानकर आज क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। तो मुझे यह बताएं कि इकोनॉमी के फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था और किन किन को दिया गया था। तो 1969 में इकोनॉमिक के फील्ड में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। और किन किन को दिया गया था, अगर आप लोग रिमाइंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं कर सकते हैं तो भी। तो दो लोगों को दिया गया था, रैगनर फ्रिस एंड जैन टिनबर्जन। ठीक, इन दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला था in 1969 फॉर द वर्क्स इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहां से एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज एंड व्हेन। एक पार्ट का मैं इसका आंसर दे देता हूं, एक पार्ट आप कमेंट में लिख के बताने की कोशिश करना, नहीं तो खैर मैं दोनों ही बता देता हूं। तो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, Amartya Sen was the first Indian who was awarded with the Nobel Prize in Economy। और कब, 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और किस चीज के लिए मिला था, फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स। तो फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा कुछ मदद करे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपको यह समझ में आया होगा। सो टुडे वी आर वाइंडिंग द थिंग्स अप, मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक अंटिल देन टेक केयर, बाय।